प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नागा जनजाति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत की प्रमुख जनजातियों का वितरण देखा था। अब प्रमुख जनजातियों का विस्तार से अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आज हम नागा जनजाति का विशेष अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो एरिया है ये नागा जनजातियों के आवास क्षेत्र है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में जो राज्य हैं उनमें ये नागा जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें नागा शब्द की, नागा की उत्पत्ति के बारे में। देखिए, विद्वानों में अलग अलग ये विचार है कि नागा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागा यानी नाग की पूजा करने वाले लोगों को कहा जाता है, लेकिन केवल नाग की पूजा करने वाले लोगों को नागा कहे तो ये बात इन पे लागू नहीं होती है, क्योंकि अगर ये नाग की पूजा करने वाले लोग होते तो नाग को ये जैसे मारकर खाते नहीं। तो इस रूप में ये विचारधारा थोड़ी ठीक लागू नहीं होती है। एक विचारधारा के अनुसार कछारी भाषा में पहाड़ी लोगों के लिए जो बहादुर होते हैं, यानी बहादुर लोगों के लिए नागा शब्द का उपयोग किया जाता है कछारी भाषा में। असमी भाषा में नाग का अर्थ नागा पहाड़ियों पर रहने वाले होता है। इसी तरह से टोलमी के अनुसार नागा का अर्थ नग्न रहने वाले लोगों के रूप में इसका अर्थ लिया जाता है, लेकिन ये भी इनके लिए पूरी तरह लागू नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरह नग्न नहीं रहते हैं और इसलिए ये भी हम नहीं कह सकते कि नग्न रहने वाले लोगों के रूप में नागा की। तो इस प्रकार से नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में या इनके अर्थ को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब हम इनके आवास क्षेत्र की बात करें। देखिए, किसी भी जनजाति का अध्ययन है जो विभिन्न बिंदुओं के आधार पे सिलेबस में दिया जाता है। यहाँ हम नागा जनजाति का अध्ययन उनके निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, मानव अधिवास, वेशभूषा, भोजन और सामाजिक व्यवस्था, इन बिंदुओं के आधार पर नागा जनजाति का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अब निवास क्षेत्र देखिए, मानचित्र से भी स्पष्ट है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ये नागा जनजाति का जो है निवास क्षेत्र पाया जाता है। कल भी विस्तार से इस पर हमने चर्चा की थी कि नागा जनजाति का। तो देखिए, उत्तरी पूर्वी भारत की ये प्रमुख जनजाति है और मुख्य निवास स्थान इसका नागालैंड में है। नागालैंड के अलावा मणिपुर, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनका जो मुख्य निवास है वो नागा पहाड़ियां पर इनका मुख्य जैसे गढ़ माना जाता है। अगर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में देखें तो 26 डिग्री 12 मिनट से 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 94 डिग्री 18 मिनट से 94 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इनके आवास क्षेत्र पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है वो 26,000 वर्ग किलोमीटर के का है, जहां पर इन नागाओं के निवास स्थान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी आवासीय या निवास क्षेत्रों की स्थिति है। देखिए, नागाओं की उप विभाग भी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो मुख्य जो इनका आवास है नागालैंड, तो वहां पर भी इन्हें अलग अलग नामों में जाना जाता है। जैसे उत्तरी भाग में रंगपा और कानियाक नागा कहा जाता है। इसी तरह से नागालैंड के पश्चिम में इनको रंगपा, सेमा और आगामी नागा
कहा जाता है। मध्य भाग में लोटा, चांग, संताम और चिमचुंगार, यमचुंगार के नाम से इनको जाना जाता है। दक्षिण में कचा व कबुई नागा इन्हें कहा जाता है। पूर्वी भाग में तेंकुल व केंगू के नाम से इनको जाना जाता है। ये इनके उपविभाग है। नागालैंड में इनके 5 तरह से मतलब से इसके अतिरिक्त चाकेसांग, खिंगमुंगन, फोम, जेलियांग व आओ नागा भी नागालैंड में मिलते हैं। ये उपविभाग है इनके। दूसरा जो इनका प्रमुख क्षेत्र है मणिपुर, उसमें आओ नागा, टेंकुल नागा, मिथि नागा, मराम नागा ये इनके उपविभाग हैं। लेकिन आओ नागा व अंगामी नागा मुख्यतया इनके मतलब से नागा है, मुख्य नागा है और ये अधिकांश मोकोकचुंग जिले में पाए जाते हैं। मोकोकचुंग जिला जो है नागालैंड में, वो उनमें ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये इनके उपनामों से भी जाने जाते हैं। कई तरह के जो नागा हैं वो इस तरह से। अब हम आते हैं इनकी अर्थव्यवस्था पर। देखिए, जनजातियों की के अध्ययन में उनकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ हम नागा जनजाति की बात करें तो नागा जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि, पशुपालन, आखेट और कुटीर उद्योग तथा मछली पकड़ना, ये इनके मुख्य व्यवसाय हैं। सबसे पहले बात करें हम आखेट की, तो आखेट में ये जंगली जानवरों का शिकार, मांस और खाल के व्यापार के लिए करते हैं। अपने स्वयं के भोजन के लिए तो करते ही हैं, साथ साथ ये मांस का और उनकी जंगली जानवरों से शिकार से प्राप्त जो चमड़ी है, खाल है, उसका भी व्यापार करते हैं। पहाड़ी और मैदानी नागाओं की जो आखेट की शैली है, आखेट की विधि है, उनमें अंतर पाया जाता है। इनके प्रमुख हथियार तीर कमान, भाला और दावा, एक ये है इनका शस्त्र है जो दावा हथियार है इनका, जो फरसे जैसा होता है, फरसा जैसे चौड़ा लिए हुए इस तरह से, तो ये दावा महत्वपूर्ण इनका हथियार है। तीर पर ये विष लगाते हैं ताकि शिकार को आसानी से ये पकड़ सके। आखेट के नियमों का पालन सभी नागाओं के लिए आवश्यक होता है। नियम बने हुए हैं तो उसी तरह से ये लोग उन सभी नागाओं के लिए उन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे कृषि जब प्रारंभ करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, तब शिकार पर बैन होता है, शिकार नहीं कर सकते नागा लोग। तो सभी को ये पालन करना होता है कि कृषि कार्य करते वक्त ये शिकार नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए शिकार करते हुए दूसरे गांव की सीमा में जाकर शिकार करते हैं, तो ये नियम है कि उस शिकार में उस दूसरे गांव का भी हिस्सेदारी होगी, उसे शिकार में से उसको हिस्सा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शिकार के लिए जो नियम है उनका पालन करना सभी नागाओं के लिए अति आवश्यक है। तो जैसे जंगली जानवरों के शिकार के साथ साथ नदी और तालाबों से मछली पकड़ना भी इनका जैसे आर्थिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब कृषि कार्य देखिए, नागा लोग कृषि कार्य भी प्रमुखता से करते हैं, जो इनका मुख्य मतलब से अर्थव्यवस्था का आधार है। और कृषि पहाड़ी भागों में, क्योंकि ये जनजाति निवास करती है, तो पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा जो खेत बनाकर और उस पर खेती की जाती है। कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो झूमिंग कृषि के लिए जंगलों को साफ करके 2 या 3 वर्ष के लिए एक भाग पर, एक खेत पर कृषि की जाती है। फिर उसके बाद में लंबे समय के लिए उस खेत को छोड़ दिया जाता है और अन्यत्र जगह ढूंढ ली जाती है। इसके बाद में काफी लंबे समय बाद फिर वापस पुनः उस खेत में, उस क्षेत्र में वापस झाड़ियां वगैरह उग जाती है। तो इस प्रकार से ये स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। बागवानी कृषि भी करते हैं, जैसे संतरा, चाय और नाशपाती और सेव इत्यादि का फसलों का ये उत्पादन करते हैं, जो बाग लगाकर और बागवानी खेती के अंतर्गत आता है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो पहाड़ी धान है। पहाड़ी धान यहाँ पैदा करते हैं, जो इनका भोजन भी है और यहाँ धान के रूप में
चाय है जो झाड़ियाँ मतलब जैसे जंगली झाड़ियों की तरह होती है, जो झाड़ियाँ होती है वो जंगली स्वरूप लिए हुए होती है। कुछ ये कपास का भी उत्पादन करते हैं, कपास की भी खेती करते हैं। तो इस प्रकार से कृषि में कृषि कार्य यहाँ के लिए, इनके नागाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जैसे कार्य है। इसके बाद में अर्थव्यवस्था में इनके कुटीर उद्योग भी है। जैसे कई नागा जो कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं, और कई नागा जो बांस और लकड़ी की टोकरियां बनाना, बर्तन बनाना, इस प्रकार का भी कार्य करते हैं। और इसमें नागाओं में कपड़ा बुनने का उद्योग प्रचलित है। सभी नागा कपड़ा बुनने का ये काम करते हैं। श्रम विभाजन का कठोरता से पालन करते हैं। श्रम विभाजन है नागा जनजाति में। तो जैसे कुछ लोग कपास का उत्पादन ही करेंगे, कुछ लोग हैं जो सूत काटने का ही कार्य करेंगे, और कुछ लोग हैं जो जैसे कपड़ा बुनने का कार्य करेंगे। तो श्रम विभाजन है इस प्रकार से। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, कुछ लोग बांस की टोकरियां और बांस या लकड़ी से जैसे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं निर्मित करते हैं। चटाइयां और टोकरियां बनाना भी सभी वर्गों में प्रचलित है। लोहार का काम करने वाले को बहुत सम्मान की और आदर की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ये पूरे मतलब से गांव के लिए कृषि औजारों का निर्माण करता है। तो इसको बड़े सम्मान की दृष्टि से नागा लोग देखते हैं और इसे पूरा सम्मान देते हैं। इस प्रकार मछली इत्यादि जो पकड़ते हैं, मछली पकड़ने का काम नदियों और तालाबों में किया जाता है, और उसके लिए जाल और टोकरियों को काम में लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जाल और टोकरियों के माध्यम से ये मछली पकड़ने का काम करते हैं। अब हम लेते हैं इनके मानव अधिवास पे। देखिए, नागा लोगों के जो अधिवास होते हैं, आवास होते हैं, वो पहाड़ों पर होते हैं, पहाड़ी ढालों पर होते हैं। बस्ती या गांव बसाने के लिए दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि स्थायी रूप से जलराशि हो, और दूसरा जो कृषि योग्य उपजाऊ भूमि हो। दो बातें बस्ती या गांव बसाने के लिए लोग ध्यान में रखते हैं कि वहां आसपास एक जल स्रोत हो, ऐसा स्थायी पानी का स्रोत हो, तथा दूसरा कृषि कार्य के लिए उपजाऊ भूमि हो। तो इस प्रकार से वहां पर ये अपना गांव या बस्ती बसा लेते हैं। गांव में 200 से 300 घरों की बस्ती होती है। एक बस्ती जो है 200 या 300 घरों की बस्ती होती है। मकान प्राय 2 छत वाले होते हैं, 2 छत वाले, मतलब डबल स्टोरी जैसे जिसको कहे, तो इस तरह के होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं। सभी मकानों में ये 2 दरवाजे होते हैं, एक सामने की ओर और एक बाहरी ओर छोटा दरवाजा होता है, ताकि पहाड़ी पर वो उसमें से चले जाते हैं। धनी लोग, जो धनी नागा होते हैं, वो अपने घरों पर सींग और कुर्रे लगाते हैं। जैसे जो शिकार से प्राप्त जो जानवरों के जो सींग होते हैं वो और कुर्रे लगाते हैं। और दरवाजे पे नागा लोग बालों की, मतलब जैसे खाल वगैरह लटकाते हैं। जो शिकार से प्राप्त जो खाल होती है बालों वाली, वो उसको दरवाजे पे लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहां वृत्ताकार ईंटों का घर या आवास बना लेते हैं, जहां पर ये लोग नृत्यशाला इस तरह की होती है इनकी। तो वो मोरंग, जो मारम नागा होते हैं, अपने घर का दरवाजा पश्चिम की ओर नहीं खोलते हैं। पश्चिम की ओर इनका दरवाजा नहीं होता, मोरम जो नागा होते हैं, क्योंकि पश्चिम से ठंडी हवाएं आती। तो इस प्रकार से ये जो पश्चिम की ओर मोरम जो नागा होते हैं, वो अपने घरों का दरवाजा नहीं खोलते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके अधिवास की व्यवस्था होती है। अब हम लेते हैं इनकी वेशभूषा पर। देखिए, भिन्न भिन्न जो वर्ग के जो नागा होते हैं, उनकी वेशभूषा भिन्न भिन्न होती है, और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन, उपलब्धता वह मुखिया के आदेश पर होता है। जो कपड़े किस प्रकार के पहनेंगे, किसका किस तरह की व्यवस्था रहेगी, उनका क्या वो रहेगा, तो ये सब निर्धारण वहां का मुखिया करता है। और साथ ही उपलब्धता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शरीर पर ये लोग शेर, चीते इत्यादि के चित्र गुदवाते हैं, यानी टैगू, जैसे जिसे आज की भाषा में कहे तो ये लोग अपने शरीर पर टैग बनाने का काम करते हैं इस तरह से। तो शरीर पर शेर और चीते के चित्र गुदवाने का इनमें रिवाज होता है। मेले और त्योहारों पर नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। जब कोई इनका त्योहार आता है या कोई मेला होता है, तो नए कपड़े
पहनना पसंद करते हैं। कुछ नागा सिर पे सींग और पक्षियों के पंख लगाते हैं। सिर पे जैसे मुकुट की तरह सींग लगा लेंगे और पक्षियों के जो पंख से मुकुट बना लेंगे। कुछ है जो नागा सिर पे टोपी भी लगाते हैं। नृत्य करते समय चीते और रीछ की खाल पहनकर और नृत्य करते हैं। सभी नागा स्त्रियां गले में कोड़ी की, मूंगे की और मोतियों की माला पहनती है। जो नागा स्त्रियां होती है सभी वर्गों की, वो जैसे मोतियों की, मूंगे की या कोड़ियों की माला पहनती है। तो ये इस प्रकार से इनका जो है वेशभूषा होती है। अब इनके भोजन की बात करें तो नागा लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के होते हैं। दोनों तरह का भोजन होता है इनका। और मुख्य भोजन है जो चावल होता है, जो पहाड़ी धान पैदा करते हैं तो ये इनका मुख्य भोजन होता है। इसके साथ साथ वनों से प्राप्त कंदमूल, फल और विभिन्न प्रकार के फल भी इनका भोजन होता है। साथ ही शिकार से प्राप्त मांस और मछली भी इनके भोजन का अंग होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी भोजन की व्यवस्था होती है। अब हम बात करें सामाजिक व्यवस्था पर। देखिए, नागाओं की जो सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत विचित्र प्रकार की है और काफी प्रसिद्ध भी है। तो नागा जनजाति में सम्मिलित परिवार की व्यवस्था है। परिवार शामिल में रहते हैं, मतलब बड़ा परिवार होता है, जॉइंट फैमिली के रूप में ये लोग रहते हैं। कृषि कार्य में स्त्रियां पुरुषों का हाथ बटाती है, साथ साथ कार्य करती है। स्त्रियां भी कृषि कार्य साथ साथ करती है पुरुषों के साथ। लेकिन आखेट करना केवल पुरुषों का कार्य है, आखेट स्त्रियां नहीं करती है। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया निर्धारित होता है जिसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ये जो पारिवारिक जो विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, इनका निपटारा करता है। तो मुखिया का हर मतलब से गांव में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक नागा वर्ग की अपनी बोली और वेशभूषा होती है। अलग अलग तरह के जो उपवर्ग जो बताए थे अभी, जैसे ये इस तरह से नागा रंगपा, कानियाक, हर, सेमा, आगामी, ये जो है अलग अलग वर्ग, तो सबकी अलग अलग बोली और अलग अलग पोशाक होती है। एक मतलब से विविधता लिए हुए रहती है। इनमें कई उपगोत्र और गोत्र होते हैं और विवाह अपने गोत्र में नहीं करके दूसरे गोत्र में करना इनमें व्यवस्था है। समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं, अन्य गोत्र में विवाह करते हैं। ये लोग समूह में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, समूह में जाते हैं मेहमान की तरह, और फिर उपहार देने की परंपरा भी है। उपहार लेके जाते हैं, उपहार देते भी हैं और वो गांव वाले भी इनको उपहार देते हैं। तो ये इनकी मतलब इनमें व्यवस्था होती है। एक मोरंग व्यवस्था भी है इनमें। मोरंग वो होता है जिसमें युवक युवतियों के लिए एक तरीके से उनके युवा गृह होते हैं, जहां पर युवक और युवतियां रहते हैं और अनेक प्रकार के प्रशिक्षण और अनेक प्रकार के नाच गाने की भी उसमें व्यवस्था होती है। इसमें मोरंग में 6 या 7 वर्ष से ही जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो 6 से 7 वर्ष के जो लड़के लड़कियां जाते हैं उन्हें नौजवारी होरी कहते हैं। नौजवारी होरी यानी अपरिपक्व युवक युवतियां, तो नौजवारी होरी कहते हैं। और 3 वर्ष बाद ये तुकई बहोरी कहलाने लग जाते हैं। तुकई बहोरी कहलाने लग जाते हैं, यानी परिपक्व युवा युवती कहलाने लग जाते हैं। तो ये मोरंग जो है, जो पाठशाला के साथ साथ मनोरंजन के स्थान भी होता है, जहां पर नव युवक युवतियां विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हैं और मनोरंजन करते हैं। और इस मोरंग में विभिन्न प्रकार के जैसे जो प्रशिक्षण का एक तरीके से ये स्थल होता है। तो जैसे समाज में सामंजस्य बिठाना और युद्ध की कौशल और कई तरीके मतलब शिकार के तरीके इत्यादि इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मोरंग में युद्ध सुरक्षा और अनेक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। लेकिन मोरंग में अनुशासन कड़ा रहता है और अनुशासन की जिम्मेदारी इन युवक युवतियों पर ही होती है। यदि कोई युवक युवती अनुशासनहीनता करता है तो उसे दंडित भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है
जिसमें जो है मोरंग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये युवक युवतियों को आगे भविष्य के लिए तैयार करने वाले केंद्र के रूप में होते हैं। इनका जो प्रचलित जो नृत्य है वो है मुठ नृत्य, जो अब काफी लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है और ये नागाओं का नृत्य कहलाता है, मुठ नृत्य। अब क्योंकि जो नागा जो प्रदेश है वहां पर कई ईसाई मिशनरियां भी काम कर रही है, तो उनके प्रभाव में आकर अभी इनका जो जीवन है वो शैली भी बदल रही है, साथ ही साथ है जो जीवन स्तर भी बदल रहा है। और कई नागाओं ने जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है, तो इस प्रकार से इनके उसमें जो पारिवारिक व्यवस्था में और रहन सहन में काफी अंतर अभी वर्तमान में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नागा जनजाति पर एक जो आज हमने विस्तार से चर्चा की, आशा है इस आप लोगों को इस नागा जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी इस व्याख्यान से, इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और जो मानव और आर्थिक भूगोल के विद्यार्थी उन्हें लाभ मिलेगा। आप लोग वीडियो देखें और अपने कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो और नियमित रूप से विद्यार्थी इस जो आज की व्यवस्था है उसमें ई कंटेंट्स के माध्यम से और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ही अध्यापन करवाया जा रहा है, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं, अधिक से अधिक वीडियोज को देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।